हेलो, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आज हम बात करेंगे। भारत सरकार में हाल ही में 2020 के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया गया है और इसे लागू किया गया है। NEP से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए दोस्तों, MHRD के अंतर्गत ये पहले डिपार्टमेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको अलग डिपार्टमेंट अब बना दिया है। इसका फुल फॉर्म होता था पहले मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हाल ही में हमारे यहाँ पर NEP को लागू किया गया है, लेकिन कोरोना के चलते बहुत सारे राज्यों में ये लागू नहीं हो पाई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी 26 अगस्त को इसको लागू करने की बात हो रही थी और लागू कर दिया है शायद, है ना। 26 अगस्त को किया है। टीचर पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई सी फील्ड हो, बदलाव होना ज़रूरी है। और बदलाव अगर नहीं होगा तो हम पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए बदलाव तो ज़रूरी है। एजुकेशन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया कहाँ पहुँच रही है, तो एजुकेशन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि पुरानी चीज़ें अगर उसी हिसाब से चलती रहेगी तो हम वहीं तक रहेंगे जहाँ तक थे। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, हाँ कुछ कमियां हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। पहली बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये मंत्रालय आता था, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय को एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, अगर बात करें हम लोग आज, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर लोगों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो पढ़ाने जाते हैं उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो सीखना तो टीचर को भी पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टीचर लोग भी सतर्क रहें थोड़ा सा। उनके काम की चीज़ भी बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए, पहली बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चेंजेस किया गया था, पहली बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी वो लाई गई थी कब? 1968 के अंदर, यानी कि 1968 में पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुआ था। उसके बाद दोस्तों सेकंड बार हुआ 1986, यानी कि 1986 में फिर परिवर्तन किया गया। और थोड़ा सा परिवर्तन 92 में किया गया था, जिसमें इंटरनेट को थोड़ा सा बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं था, तो इसके साथ में पढ़ते हैं इसको भी। तो पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाई गई, फिर उसके बाद 1986 में लाई गई, और थोड़ा सा 92 में परिवर्तन हुआ था। ठीक उसके 34 साल बाद आज फिर 2000 यानी कि इस साल यानी कि 2020 में वापस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में तो अप्लाई कर नहीं पाए। 2020 की पॉलिसी है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, क्योंकि काम तो अभी आएगी, क्योंकि अभी कोरोना खत्म हुआ है तो अभी काम आएगी ना। तो देखिए, क्योंकि लागू अभी होगी, है ना। अब तीसरी बात है कि NEP 2020 को लागू किया गया दोस्तों, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी है दोस्तों, बहुत मेहनत से इस पॉलिसी को बनाया गया है, और इसमें बहुत अच्छे लोग इसके अध्यक्षता रही है, जिसमें आप जानते होंगे डॉक्टर कस्तूरी रंजन कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, यानी कि डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जो कि बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, है ना। JNU जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा जो हमारा ISRO है उसमें भी साइंटिस्ट रह चुके हैं कस्तूरी रंजन जी। इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है NEP की जो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको लाया गया है दोस्तों। और ये अभी तक की सबसे बड़ी कमेटी बनी है, यानी कि इसमें गांव के छोटे से छोटे स्तर तक की जो एजुकेशन में क्या कमियां थी उन सभी को कैचअप किया गया, उन सभी को देखा गया, उन सभी को पकड़ा गया, और उसको पकड़ के बाद में बारीकी से उसको अध्ययन किया गया कि आखिर में कमी कहाँ रही है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। यानी कि छोटा बच्चा जो होता है, पिल्ला, वो पढ़ता नहीं, स्कूल से भाग जाता है आधी छुट्टी में। तो आधी छुट्टी यानी कि जो आधा पीरियड होता है ना, आधी छुट्टी यानी कि लंच, बात कर लेते हैं लंच की। तो लंच में बच्चा घर भाग जाता है ना। तो वो भाग क्यों रहा है, कहाँ कमी है, तो उसमें भी बहुत बारीकी से इसमें जो है सुधार करने की बात की गई है। तो मुझे सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये लगा कि इसमें सुधार जो किया गया है बहुत छोटे लेवल से किया गया है, यानी कि निचले लेवल से सुधार अगर होगा, मकान की अगर नींव अच्छी रहेगी तो पूरा मकान ही बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। इसलिए ये अच्छी बात है कि इसमें नीचे से जो है मतलब पंचायत लेवल से, गाँव लेवल से इसमें सुधार करने की बात आई है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये अभी तक की सबसे बड़ी कमेटी बनी थी, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर अच्छे स्तर तक
में इसमें जो है बारीकियाँ देखी गई और उसके बाद में इसमें जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। अब दोस्तों पहले क्या होता था कि 10+2 होता था, यानी कि पहली क्लास से लेकर पहले क्या होता था, देखो मैं आपको बताऊँ। पहले लगभग 5 से 6 साल तो बच्चा आंगनवाड़ी में रहता था। बच्चा का जन्म हुआ, उसको 5-6 साल तक, तो 5 साल तक तो मान के चलिए 5-6 साल तक तो उसको आंगनवाड़ी में डालते थे। उसके बाद उसका पहली क्लास में नाम लिखा जाता था और उसके बाद बच्चा पढ़ता था, पहली दूसरी ऐसे करके 10वीं तक पढ़ता था। अब 10वीं तक पढ़ लिया बच्चा तो उसका हाई स्कूल हो जाता था। फिर उसके बाद वो 11वीं 12वीं में आता था तो उसका 10+2 हो जाता था, यानी कि 12वीं हो जाता था, है ना। तो याद रखिएगा, देखिए दोस्तों 10वीं पास करने के बाद हम 12वीं को ऐसे लिखते हैं 10+2, यानी कि 10+2 12, है ना। तो 10+2 12 लिखते तो 12वीं हो जाती थी। अब हम ये कहते थे कि बच्चा सरकारी स्कूल में 12 साल तक पढ़ता था तो उसकी 12वीं कंप्लीट होती थी, यानी गवर्नमेंट आपके ऊपर 12 साल तक नज़र रखती थी। 12 साल तक गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आप पर जो है नज़र रखती थी। उसके बाद जैसे आपने 12वीं पास किया, गवर्नमेंट आपको कॉलेज अब हवाले कर देती थी यूनिवर्सिटी के, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में चले जाते, क्योंकि कॉलेज आते हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, है ना। तो आप चले जाते किसके अंतर्गत, अब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब जो है गवर्नमेंट की नज़र खत्म हो जाती थी 12वीं के बाद। लेकिन दोस्तों अब जो रहेगा ना, अब सिस्टम चेंजेस हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, ये चेंजेस हुआ है सबसे बड़ा, इसको समझना बड़ा थोड़ा जटिलता वाला काम है। तो मैं आपको यही समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादातर घमासान इसी पे चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है, बाकी तो सब ठीक लग रहा मुझे तो, है ना। वैसे कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये क्या चीज़ है भैया। तो देखो इसको समझो आप, 5+3+3+4 को समझना है कैसे। देखो पहले 12 साल है कि 10+2 बराबर 12 साल तक नज़र रखती थी। अब इनको जोड़ो, 5×3 8, 8×4 12 और 12 और 3 कितने 15, यानी कि अब सरकार आप पे 15 साल तक नज़र रखेगी। पहले 12 साल नज़र रखती थी, अब आप पर 15 साल तक नज़र रखेगी सरकार। अब देखो दोस्तों कैसे, अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो स्ट्रीम जो है उसको हटाकर मल्टीपल एंट्री कर दी है और एग्ज़िट शामिल किया गया है, यानी कि अब जो है दोस्तों अगर आपने 10th किया है तो उसके बाद 11th अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट आपकी चॉइस रहेगी, मल्टीपल, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। आपके सारे रास्ते खुले अब, है ना। पहले ऐसे खुले नहीं थे, बेचारा क्या होता था कि जैसे मान लो दोस्त ने कर लिया तो वैसे ही कर लेता था। लेकिन अब तो बहुत सारे, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या रास्ते हो रहे, अधिक क्या क्या नई चीज़ आई है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। देखिए दोस्तों अब हुआ क्या कि पहले इसको समझ लेते हैं हम कि ये 5+3+3+4 क्या है ये चीज़, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये टोटल 15 साल है, 15 साल है। अब इसमें क्या हुआ कि 5+3+3+4 जो है, इसमें पहला जो आएगा दोस्तों वो आएगा फाउंडेशन स्टेज। इसमें स्टेज चलेगी। अब देखो पहली स्टेज जो रहेगी वो फाउंडेशन स्टेज रहेगी, ये 5 साल तक रहेगी। इस फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत क्या होगा, इसमें 3 साल बच्चे को, 3 साल का जो बच्चा रहेगा ना, 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो छोटा ही होता है, तो 3 साल का जो पिल्ला रहेगा उसको भी स्कूल में भेजा जाएगा और वो वहाँ पर क्या करेगा। तो सरकार ने उसके लिए बोला है कि भैया इस 3 साल के बच्चे को जो आंगनवाड़ी भेजते थे पहले, इसको लाना है कहाँ, स्कूल में लाओ। और स्कूल में कुछ नहीं करवाएंगे हम, इसको करवाएंगे यहाँ पर क्या, खेल कूद, यानी कि स्कूल में इसको खेल कूद। और बच्चा क्यों भगता था स्कूल से, आधी छुट्टी में क्यों फरार होता था, उसका रीज़न सरकार ने जान लिया है। उसका रीज़न ये था कि जो खेलने की चीज़ें बच्चे को घर पर मिलती है वो चीज़ें स्कूल में नहीं मिलती है, इसलिए बच्चा भग जाता था। तो वही सरकार ने नज़र पकड़ी, तो सरकार ने बोले एक काम करते हैं, जो बच्चा घर जाके खेलता है ना, वो खेलने की सामग्री हम स्कूल में उपलब्ध करवा देंगे, तो बच्चे को अब यहीं खिलाओ। तो 3 साल वाले बच्चों को, 3 साल तक तो बच्चे को क्या करना है, खेल कूद करवाना है, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं, माइंड फ्री बिल्कुल, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस खेलना कूदना, मस्त रहना अपनी धुन में, है ना। तो ये सबसे अच्छा जो रहेगा काम रहेगा बच्चों के लिए कि 3 साल तक बच्चा रहेगा तो वो खेलेगा कूदेगा, नो एग्ज़ाम नो टेंशन। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग, नो एग्ज़ाम लिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 साल तक खेल कूद करेगा बच्चा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। इसके बाद में जो सेकंड बात है वो ये है कि 2 साल में पहली और दूसरी क्लास उसकी होगी। देखिए पहले जो 5 साल है दोस्तों, उसमें हमने बोला है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। तो 3 साल तक तो बच्चा खेलेगा कूदेगा। अब बच्चे 5 साल में से 2 साल 3 तो चले गए,
2 साल बचे, तो लास्ट के जो 5 साल में से 2 साल बचे हैं, उन 2 सालों में पहली व दूसरी क्लास उसकी होगी, लेकिन उसकी भी एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी कि बिना एग्ज़ाम के पहली और दूसरी क्लास हो जाएगी। समझ में आ रही? टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना है, अगर दबाव होगा तो फिर भाग जाएगा स्कूल से। तो किसी प्रकार का बच्चे पर दबाव नहीं होना चाहिए। पहली क्लास और दूसरी क्लास में उसको जो है पास कर दिया जाएगा, यानी कि उसके लिए नो एग्ज़ाम होगी, यानी कि पहले 5 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। समझ में आ गई बात? इसमें बच्चों को देखो, बात वही हो रही है, पहले बच्चा आंगनवाड़ी में जाता था, अब यहाँ आ रहा है, सीधी सी बात। तो फ़ायदा ये है कि इसमें बच्चे को जो स्कूल के जो बैकग्राउंड के बारे में पता तो चलेगा बच्चे को कि स्कूल में जाना है, बोलचाल, रहन सहन, सारी चीज़ें सीखेगा बच्चा, है ना। और उसकी एक्टिविटी, माइंड थोड़ा सा बच्चों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, टीचर की नज़र में रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा शिक्षा तो रहेगी उसके अंतर्गत, आएगी ना कहीं तो बदलाव तो आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव जो बच्चों की, कहते हैं कि जो बच्चा छोटा रहता है, उस छोटे बच्चे में जो संस्कार माँ बाप डालते हैं, वही संस्कार आगे चल के बच्चा लेता है। भाई जिस घर में बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है क्योंकि उसके माँ बाप भी इंग्लिश बोलते होंगे, या फिर किसी घर में बच्चा शुद्ध हिंदी बोलता है क्योंकि उसके माँ बाप भी शुद्ध हिंदी बोलते होंगे, संस्कार घर से ही आते हैं। लेकिन ये संस्कार अब दोस्तों यहाँ पर दिए जाएंगे कहाँ पर? स्कूल के अंदर। तो बच्चे में वही स्कूल के संस्कार आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा बच्चे के अंदर। उसमें बच्चे पर कोई टेंशन नहीं है, बच्चे की नो एग्ज़ाम रहेगी, पहले 3 साल में खेलेगा कूदेगा और 2 साल में उसकी पहली और दूसरी क्लास भी हो जाएगी नो एग्ज़ाम के साथ। ठीक है जी, क्लियर सभी का? तो फाउंडेशन स्टेज यानी कि पहले के जो 5 साल है वो क्लियर हो गए। अब दूसरी सेकेंडरी स्टेज जो स्टेज आएगी, सेकंड वाली स्टेज, उसका नाम है दोस्तों प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा? प्रिपरेटरी स्टेज में इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। अब बच्चों की एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। अब बच्चा, अभी तक जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा भी तो होगा, तो अब बच्चे की होगी क्या? एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, इसमें 3 साल रहेंगे। अब बच्चा पहले 2 साल तक तो यानी कि दूसरी तक चला गया था, देखो यहाँ पर पहली क्लास और दूसरी क्लास तो बच्चा पढ़ लिया नो एग्ज़ाम के साथ। लेकिन अब एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और बच्चा एडमिशन कहाँ होगा बच्चे का? तीसरी क्लास में। तो तीसरी से चौथी और चौथी से 5वीं तक बच्चा पढ़ेगा, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं तक बच्चा यहाँ पढ़ लेता है। उसके साथ साथ और क्या होगा? सेकंड स्टेज में यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा? एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाएगा, बच्चे की एक्टिविटी पर, साथ ही साथ स्टडी पर फोकस किया जाएगा, टीचर को बेकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ लैंग्वेज में भी टीचर को एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर टीचर चाहे तो जिस राज्य का वो स्कूल है, जिस राज्य का बच्चा है और जिस राज्य की सरकार है, चाहे तो उस राज्य की लैंग्वेज पर भी टीचर पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगी, है ना। तो राज्य अपनी भाषा में भी पढ़ा सकते हैं, अगर कोई कन्नड़ में पढ़ाना चाह रहा है, कोई कन्नड़ में पढ़ा, जो भी जिसकी भी जो भाषा उस भाषा में पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ तक चलिए अब हम देखते हैं अगले स्टेज। अगले स्टेज में क्या होगा? देखिए, हमने देखा अभी कौन सी स्टेज, देखिए 5+3+3+4 का अपना फार्मूला चल रहा था। इसमें 5 वाली स्टेज और 3 वाले यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि बच्चा अभी तक 5वीं क्लास में पहुँच गया था। अब क्या होगा दोस्तों? तीसरी स्टेज होगी क्या? हमारी मिडिल स्टेज जिसे बोलेंगे। और इसमें क्या होगा? ये भी 3 साल का रहेगा, यानी कि 3 साल वाला ये वाला है ना। अब इसमें क्या होगा? ये वाला 3 साल वाला है ना। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो मिडिल स्टेज रहेगी 3 ईयर वाली, इसमें क्या होगा कि जो बच्चा रहेगा वो 5वीं से पहुंच जाएगा कहाँ पर? 6ठी में। तो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक बच्चा रहेगा कहाँ पर? मिडिल स्टेज के अंतर्गत। इसमें बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, साथ ही साथ वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बच्चे को आज़ादी दी गई है। होता क्या है कि बच्चे का कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती है, भगवान ऊपर से ही कुछ गॉड गिफ्ट चीज़ें भेजता है, यानी कि उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्ट होता है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर अलग ही एक जुनून होता है, हालांकि वो चीज़ें सीखे नहीं होती है लेकिन फिर भी उनमें इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को पेंटिंग का थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है या पेंटिंग करने में रुचि है, किसी को सिंगिंग यानी गाना गाने में इंटरेस्ट आता है, तो बच्चों को क्या होता है कि माता पिता उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको मतलब भूल जाते हैं और उसको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी बनाने में छोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती उसको इंजीनियरिंग करवाते हैं, डॉक्टरी करवाते हैं, जबकि उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी और फील्ड में है। तो यहाँ पर एक भारत सरकार के अंतर्गत बहुत अच्छी पहल की गई है और यहाँ पर बच्चों के लिए एक आज़ादी वाला, जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी,
उसमें क्या होता है कि किसी एक आदमी को जो है उसमें एक हीरो को जो है एक को जो है उसमें फोटोग्राफी का शौक होता है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई जाती है। तो वही बात है कि आज़ादी होना चाहिए भाई, अपने काम के प्रति आज़ादी होना चाहिए। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है उसी को पढ़ो। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि वोकेशनल एंड टेक्निकल, यहाँ पर जिसमें बच्चे को मान लो पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो वो पेंटिंग का कोर्स भी यहाँ पर कर सकता है। साथ ही साथ उसे खेती बाड़ी में अच्छा शौक रखता है, माली का काम करना चाहे, माली वाला काम, तो वो भी यहाँ पर कर सकता है। लड़कियां हैं तो भाई सिलाई करने में शौक हो या सिलाई की शौकीन हो तो वो सिलाई का कोर्स भी यहाँ पर कर सकती हैं, उनके लिए यहाँ पर ये पॉइंट खुला है। तो बेकायदा उसके नंबर भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको कोर्स करवाया जाएगा उसको कुछ भी नहीं देंगे, नंबर भी देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा, ये वोकेशनल जो टेक्निकल वाला कोर्स रहे आपका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद में मैथ, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट आपके शामिल होंगे और साथ ही साथ एक इंडियन लैंग्वेज भी आपको कवर करना रहेगी। एक इंडियन लैंग्वेज में संस्कृत या उर्दू का सब्जेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेज में आपका संस्कृत और उर्दू। अब इसके बाद दोस्तों चौथी स्टेज आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिससे जो 3 ईयर वाली होगी, क्योंकि बच्चा 8वीं तक तो पहुँच गया है। अब 8वीं से 9वीं और 12वीं तक बच्चा पहुँचेगा। अब स्ट्रीम को ख़त्म किया गया है। जैसे दोस्तों बच्चा अब 9th में पहुँचेगा तो 9th, 10th, 11th और 12th, बच्चा 12th करेगा तो याद रखिए टोटल 15 साल हो जाएंगे। 12th तक बच्चे के कितने साल हो जाएंगे? 15 साल हो जाएंगे। अब बच्चे का यहाँ पर देखिए, ये गलत हो गया क्या? 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम कौन सी चौथी जो हमारी स्टेज रहेगी, जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी स्टेज में दोस्तों क्या होगा कि बच्चा जैसे अब यहाँ पर पहुँच गया 6ठी क्लास से कौन सी 8वीं क्लास में, इसके बाद बच्चा 9th से लेकर 12th तक जाएगा। यहाँ पर इसमें 9 स्ट्रीम रहेगी, यानी कि बच्चे के यहाँ पर देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट बच्चे के पास रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसने अगर 11th में कर लिया तो वो क्या मतलब जैसे मान लो 10th में उसने कोई सा सब्जेक्ट लिया हो, वो कोई सा भी मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ से ले सकता है। और मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर 9 स्ट्रीम है, यहाँ पर 9 स्ट्रीम कुछ भी कर सकता है वो, मल्टीपल सब्जेक्ट उसके साथ रहेंगे, उसकी चॉइस के अनुसार वो कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकता है यहाँ पर। अब दोस्तों ये तो हो गए आपकी कौन से पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन का क्या हाल होगा भाई, ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे, है ना। तो ग्रेजुएशन वाले सुन लो, आपका जो रहेगा सिस्टम वो ऐसा रहेगा कि BA, BSc और BCom बराबर ग्रेजुएट, यानी कि अब जो रहेगा आप BA किए हो या BSc किए हो या कुछ भी किए हो, आप कहलाओगे, अगर आपने 3-4 साल किए हो, 3 साल कंप्लीट किए हो तो आप कहलाओगे ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में भी अलग अलग नाम है, अब अलग अलग नाम है ग्रेजुएट में। कैसे देखो भैया साहब, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है, अगर आप 1 ही साल पढ़े हैं और आपने फर्स्ट ईयर किया है तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका देखो एक एक चीज़ काउंट होगी। यहाँ पर 1 साल को भी आपका ऐसे ख़राब नहीं जाने देंगे। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई ना, एक भी साल ख़राब नहीं होगा। इसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा इसमें। देखो ग्रेजुएशन में 4 साल का ये ग्रेजुएशन रहेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 साल में क्या क्या होगा, तो BA, BSc, BCom जो भी आप करेंगे उसके आगे बराबर आप ग्रेजुएट कहलाओगे। अब BA, BSc वगैरह कुछ नहीं है, आप ग्रेजुएट है, ये रहेगा अब, है ना। तो यहाँ पर पहला ही अगर आपने मान लो 1 साल कॉलेज किया, 1 साल अगर आप कॉलेज गए तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वहाँ लिखा रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल तक किया है तो वहाँ पर लिखा रहेगा मार्कशीट के ऊपर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि आपने 2 साल तक किया है तो आपके वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपने 3 साल तक कॉलेज गए आप तो वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिग्री। समझ में आ गई बात दोस्तों, ये ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि 3 साल तक अगर आपने किया है तो ग्रेजुएट डिग्री, तो उसमें आपका जॉब, आप जॉब के लिए जो अप्लाई करोगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो आपके लिए कम से कम ये तो चाहिए भाई, कम से कम ये तो चाहिए ना। तो डिग्री के लिए आपको 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जैसे एग्ज़ाम निकलेगी कोई भी, तो उसमें मान लो डिप्लोमा मांगा
तो समझ जाना डिप्लोमा में मतलब 2 साल वाला चलेगा। किसी एग्ज़ाम में मान लो आपके कोई भर्ती खुली, उसमें केवल सर्टिफिकेट मांग लिया, तो आप सर्टिफिकेट वाले यानी कि 1 साल वाले भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 साल अगर आपने किया तो डिग्री यानी कि आपके पास जॉब कंपटीशन वगैरह बड़ी हाई लेवल की अगर रहे जॉब रहेगी तो उसमें डिग्री मांगी जाएगी। और 4 साल का अगर आप करोगे 4 साल तक का, तो उसमें आप रिसर्च कर जाओगे, यानी कि आप रिसर्च क्या डिप्लोमा वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट इन रिसर्च, यानी कि आपकी मार्कशीट के ऊपर 4 साल का अगर आपने किया पूरा कोर्स, तो 4 साल तक अगर कॉलेज गए आप लोग तो वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट रिसर्च, है ना। तो कहने का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि अगर आप अब बीएससी बीए जो भी कर रहे हैं आप उसको तो ठीक है, उसके बराबर क्या हो जाएगा ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप 1 साल पढ़े तो आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़े तो डिप्लोमा ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 साल पढ़े तो ग्रेजुएट डिग्री, और 4 साल पढ़े तो ग्रेजुएट रिसर्च। आए समझ? हाँ, अब ध्यान देना दोस्तों, अब जो अभी तक पढ़ लिए हैं, जिनकी डिग्री हो गई है, जिनके पास 3 साल का रिसर्च का कोई पता नहीं है लेकिन डिग्री हमने कर रखी है, अब उनका क्या होगा गुरुजी? तो उनका मैं बता देता हूँ दोस्तों, उनका यही होगा हल जो यहाँ पर 3 ईयर वालों का होगा, क्योंकि 3 साल की डिग्री यहाँ पर है। आपकी बीएससी भी 3 साल की होती है, तो आपके पास तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो डिग्री है, तो डिग्री वाली वही तो सिस्टम आ गया और क्या। अब यहाँ पर ये रिसर्च वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो क्या दिक्कत हुआ? यहाँ जरा देखा तो इधर देखो आप पोस्ट ग्रेजुएट वाला हो क्या हाल हो, देखो अब जो पीजी होगा ना पोस्ट ग्रेजुएट, वो 1 साल का और 2 साल का रहेगा। अब 1 साल का किसके लिए और 2 साल का किसके लिए, ध्यान दो आप लोग। जिसने भी 4 साल पूरे किए रिसर्च की, इधर ग्रेजुएशन में जिसने 4 साल अगर किए रिसर्च किया हो, जिसने भी रिसर्च किया हो, ग्रेजुएट इन रिसर्च किया हो, उसको केवल पीजी 1 साल का करना रहेगा, और जिसने रिसर्च नहीं किया हो उसको 2 साल का करना होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट में अब जो है चेंजेस आया है, ये अब जो ग्रेजुएशन वालों का ये चेंजेस है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। एमफिल को अब खत्म कर दिया गया है और पीएचडी 4 साल का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी जो बच्चों का रिजल्ट आएगा ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो बड़ा मज़ेदार आएगा। अब बच्चे को खुद को चेक करके नंबर देना पड़ेगा, यानी कि बच्चे का खुद जो है रिजल्ट खुद को ही नंबर देना पड़ेगा बच्चों को। भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसका फ्रेंड वाले कैसे आपसे व्यवहार कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास लेवल कितना है, इन सारी चीज़ों को देखकर मार्क्स को ही नंबर दे। नंबर मान लो मार्क्स बच्चे के मान लो 100 नंबर आए, तो 100 नंबर के आधार पर रिजल्ट नहीं आएगा। अब उसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी और बच्चे को ही चेकअप किया जाएगा पूरा, यानी कि बच्चे का आत्मविश्वास लेवल से लेकर, फ्रेंड से लेकर, टीचर से लेकर सब कुछ चेक करेगा बच्चा खुद ही, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट में भी चेंजेस आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, है ना। और भी चीज़ें इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर देखने में भी दिक्कत आती है आप लोगों को। थोड़ा सा, है ना, एक बार देखना इसको अच्छे से समझ में आएगा। और टीचर लोग भी थोड़ा सा इसी हिसाब से सतर्क रहें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारा चेंजेस आया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।